हेलो एवरीवन, दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 कदम 2.0 सीरीज, जिसमें हम आपके सिलेबस को 30 टॉपिक में डिवाइड कर रहे हैं और हर एक टॉपिक से 30-30 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और ये सिर्फ ये किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, आपके प्रीलिम्स के सारे ही सब्जेक्ट को मद्देनजर रखते हुए हमने ये 30 कदम सीरीज आपके लिए खास तौर पर सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करते हुए ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सामने एग्जाम है। आपका दिमाग बहुत ज्यादा चीजों को रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है कि हम कैसे रिवाइज करें, क्या करें। रिवाइज करने का बेस्ट तरीका है आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाएं, और इसीलिए हम ये एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो। हम इसमें एमसीक्यू ही सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसमें कॉन्सेप्ट पर भी बात कर रहे हैं, उस एमसीक्यू के सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो अगर पढ़ाई के दौरान अगर आपका कोई पॉइंट छूट भी गया है तो यहाँ पर वो चीजें कवर हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएगा। तो हमारी इस 30 कदम सीरीज को आप हर एक सब्जेक्ट के हर एक वीडियो को देखिए, 30 वीडियो आपको मिलेंगे और इस तरीके से आपका अगर प्रीलिम्स के एग्जाम आते आते आपका एक पूरा सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं तैयार हो जाएगा। तो मैं भावना वैष्णव आपके लिए साइंस के क्वेश्चन लेकर आती हूँ। हम लगातार फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आज हम केमिस्ट्री से शुरुआत करेंगे और शुरू करते हैं। तो आज का ये वीडियो, आज का हमारा जो टॉपिक है मैटर, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है। केमिस्ट्री से फिजिक्स से बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, हम उसी बेसिक क्वेश्चंस को और मॉडिफाई करके हम चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। पदार्थ, परमाणु और अणु। आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। पहला सवाल जो दिया हुआ है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण क्या है जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है। क्या है? मोल तो क्या है? मोल तो यूनिट है जो कि कणों की मात्रा को मापा जाता है किसी परमाणु या किसी अणु में। ठीक है, तो मोल नहीं हो सकता, ये तो यूनिट है। आयन भी नहीं हो सकता, ठीक है। नाभिक भी नहीं हो सकता, नाभिक तो एक जगह है परमाणु के अंदर जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो क्या हो सकता है? परमाणु। परमाणु जो होता है ये किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा पार्टिकल या सबसे छोटा कण होता है, क्योंकि परमाणु जो होता है वो सूक्ष्म कण होता है जिसको आप और ब्रेक नहीं कर सकते, इसे आप और विभाजित नहीं कर सकते। और साथ ही साथ अगर आप इसे और विभाजित कर देते हैं तो आप इसे आमतौर पर इसे देखा नहीं जा सकता है। माइक्रोस्कोपिक इसका साइज होता है, बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है, ऐसा कहा जाता है। और जो परमाणु होते हैं इसे आप और ब्रेक करके केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते, यानी कि ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, आप एटम भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज। अणु की परिभाषा। मॉलिक्यूल और एटम याद रखना, डिफरेंशिएट करके। एटम को हम परमाणु कहते हैं और एटम्स ही आपस में मिलकर, दो या दो से ज्यादा एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल या अणु का निर्माण करते हैं, है ना। तो अणु जो हो गया वो परमाणु से बड़ा पार्टिकल हो गया और एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अणु की परिभाषा क्या है। पहला स्टेटमेंट हमारा कहता है कि तत्व या यौगिक का सबसे छोटा कण है। किसी भी एलिमेंट में या किसी भी कंपाउंड में सबसे छोटा कण जो है वो क्या है? अणु है। ये क्या सही है? बिल्कुल सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? N2 एक समनाभिकी होमोन्यूक्लियर अणु है। समनाभिकी कहने का मतलब N2, यानी कि दो नाइट्रोजन, यहां पर हमको मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। ठीक है, अगर सिर्फ N होता तो हम इसको क्या कहते? एटम कहते। और यहाँ पर N2 है तो एटम मिलके क्या बना लिए हैं? मॉलिक्यूल बना लिए हैं। तो N2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है। अब ये जो N2 है ये किससे मिलके बना है? दो N से मिलके बना है, दो नाइट्रोजन के एटम से मिलके एक नाइट्रोजन का अणु बना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन में जो न्यूक्लियस होगा सेम न्यूक्लियस दूसरे नाइट्रोजन में भी होगा, यानी कि ये कैसे है? होमोन्यूक्लियर है। इनके जो नाभिकी है वो कैसे है? समान है, समनाभिकी है। तो ये सही होगा, है ना। अगर मैं बोलूं H2O, है ना, ये भी एक टाइप का कंपाउंड है, अणु है, जल का एक अणु है जहां पर ऑक्सीजन का एक परमाणु है और हाइड्रोजन के दो परमाणु है। तो क्या ये होमोन्यूक्लियर होगा? नहीं होगा,
ये विषम नाभिकीय होगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का एक नाभिक, दो नाभिक हाइड्रोजन के होंगे और एक नाभिक ऑक्सीजन का होगा। तो अलग अलग यहाँ पर हमको एटम मिल रहे हैं जिनके अलग अलग नाभिक होंगे, परंतु यहाँ पर नाइट्रोजन का सेम नाभिक होगा, इसलिए ये होमोन्यूक्लियर है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बोथ 1 and 2। ओके, है ना। पहला स्टेटमेंट आप समझे होंगे कैसे? तत्व और यौगिक का सबसे छोटा कण, यानी कि किसी भी कंपाउंड में ये एक टाइप का क्या है? यौगिक है ना, क्योंकि इसमें क्या क्या मिले हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला है, ठीक है। तो इसमें अब हाइड्रोजन के अणु है, ठीक है, और ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से सबसे छोटा कण अगर मैं कहूं तो क्या है? कंपाउंड या यौगिक में सबसे छोटा कण अणु होता है, ठीक है। चलिए आगे बोलते हैं। ऐसा पढ़ते ना हम, 2 या 2 से अधिक प्रकार के अणुओं से मिलकर यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा आंसर 1 and 2 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स या कण, ठीक है। किसी भी एक पदार्थ का 1 मोल, मोल क्या होता है? यूनिट होता है जिसमें पदार्थ में कणों की मात्रा को मापा जाता है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कोई भी एक मिक्सचर है, एक पदार्थ है जिसका अगर 1 मोल निकाला जाए तो उसमें कितने कण होंगे? 6.022 into 10 to the power 23, यानी कि इसको 602 दो और उसके बाद 23 जीरो लगा दो, उतने कण मौजूद होंगे 1 मोल के अंदर, ठीक है। चलिए, बहुत फैक्चुअल है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये चीजों को ध्यान में रखना है। इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूल, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु है? देखिए, आपको इसमें से ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन दिखेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है मॉलिक्यूल, एटम और आपका पदार्थ, मैटर वाला, ये टॉपिक से ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मेट कुछ वैसा ही है, जहां से जैसे क्वेश्चन बनते हैं हमको वैसे तैयारी करनी है। निम्नलिखित में से कौन एक अणु है? अब देखते हैं, ये क्या है? सोडियम, ये क्या है? क्लोरीन, ये है ऑक्सीजन और ये है मैग्नीशियम, ठीक है। सोडियम जो है ये क्या है? एटम है, सिंगल एटम है सोडियम, है ना। तो ये क्या है? एक एटम है। क्लोरीन भी क्या है? एक एटम है, सिंगल एटम है। मैग्नीशियम में 2+ दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि जो मैग्नीशियम एटम है, अगर 2+ दिखाई दे रहा है इसका मतलब आप समझ जाना, प्लस जब भी दिखाई देगा किसी भी एटम के ऊपर में तो आप समझ जाना कि वो क्या है? इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि देने वाला हमेशा धनी होता है, भाई जिसके पास पैसा होगा वही किसी को देगा, तो देने वाला क्या होता है? धनी होता है। तो याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है। ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना, इसीलिए इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो ये किस फॉर्म में है? ये आयनिक फॉर्म में है, आयन के फॉर्म में है। तो ये क्या एक अणु है? नहीं है, आयन के फॉर्म में है, एटम है, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीजन एक क्या है? मॉलिक्यूल है। कैसे? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन एक एटम होगा और दूसरा ऑक्सीजन भी एक एटम होगा। 2 या 2 से ज्यादा परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, तो ये आपस में मिलेंगे तो O2 क्या बना लेंगे? मॉलिक्यूल बना लेंगे, राइट। तो O2 एक मॉलिक्यूल होगा इनमें से, ठीक है। आंसर होगा O2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं और आ जाते हैं अगले सवाल में। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण है। बिल्कुल सही है ना, किसी तत्व में सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु है। फिर परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। अब ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। हम एक तरफ कहते हैं हम ऑक्सीजन को O नहीं लिखते, O2 लिखते हैं, तो क्या ये स्वतंत्र अवस्था में या परमाणु? नहीं है, है ना। नाइट्रोजन को N नहीं लिखते, N2 लिखते हैं, तो क्या परमाणु स्वतंत्र अवस्था में है? नहीं है, भाई वो तो अणु बना रहा है ना। लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये कहा जा रहा है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, कुछ परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। मैंने माना, जैसे हमने देखा ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, लेकिन कुछ ऐसे परमाणु हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, जिन्हें आप क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैस कहते हैं, नोबल गैस। ये जो नोबल गैस होते हैं ये कैसे होते हैं? फ्रीली स्टेट में मौजूद होते हैं आपके, मतलब इनका क्या है? स्वतंत्र अस्तित्व होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो स्टेबल होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनके संयोजी कोश में पर्याप्त होती है।
कैसे पर्याप्त होती है भाई? वैलेंस शेल क्या होता है? संयोजी कोश वो बाहरी कोश होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे उसमें होने चाहिए, फॉर्मेट में होने चाहिए, 2 8 8 इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए हीलियम एक नोबेल गैस है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक ये और एक ये। तो 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब इस वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब ये क्या है? स्टेबल है, स्थायी है ना। तो जब ये स्टेबल है, इसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे उतने इलेक्ट्रॉन पर्याप्त हैं, तो ये क्या हो सकते हैं? फ्रीली रह सकते हैं, इनको किसी और एटम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए जितने भी नोबेल गैस हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, ये सब क्या होते हैं? आपके स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं, इन्हें किसी और एटम की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर तो परमाणु कहा गया है, तो परमाणु जो है वो स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकते हैं अगर उनके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने हो, यानी कि वो स्टेबल हो तब। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है हमारा? सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कंसिडर द स्टेटमेंट। आगे स्टेटमेंट को आपको पढ़ना होगा, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या पर प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। मान लो ये एक एटम है, ठीक है, ये एटम का क्या है? नाभिक है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो नाभिक में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज और साथ में कुछ न्यूट्रॉन जिनमें कोई चार्ज नहीं होते, और साथ में पॉजिटिव चार्ज भी होता है, और जो बाहरी कोश है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक परमाणु है, परमाणु के बाहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन क्लाउड मौजूद होता है, आंतरिक जिसे आप न्यूक्लियस कहते हैं, जहां पर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं, और ऐसे आपके कण जिनमें कोई भी क्या नहीं होता, ऐसे पार्टिकल जिनमें कोई भी क्या नहीं होता है, चार्जेस नहीं होता, उनको आप क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या ही उसकी क्या होती है? द्रव्यमान संख्या डिसाइड करती है। ये तो सही है स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है ना। जैसे कि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, तो इसका परमाणु क्रमांक 1, हीलियम में 2 प्रोटॉन, तो परमाणु क्रमांक 2। तो प्रोटॉन की संख्या ही उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, और द्रव्यमान संख्या नाभिक में कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है उनके बराबर होता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? हमारे सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो समझते हैं ना आप। प्रोटॉन क्या होते हैं? जिनमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन होते हैं जिनमें कोई भी चार्ज नहीं होते, न्यूट्रल होते हैं ये, इसलिए इनको न्यूट्रॉन कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहरी शेल में क्या होते रहते हैं? क्लाउड की तरह घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, जिन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का। कौन सा कथन सही है? कार्बन डाइऑक्साइड में परमाणुओं की संख्या 3 है। काउंट करें, CO2 एक परमाणु कार्बन का है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 हैं, 2 लिखा हुआ है। कार्बन में कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, कितने हो गए? 3 परमाणु। यही तो बोल रहा है कि परमाणुओं की संख्या कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी है? 3 है। एकदम आसान सवाल। तो हमारा स्टेटमेंट पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, उसमें 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो हर एक परमाणु में परमाणु क्रमांक जितना है वो प्रोटॉन की संख्या पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हर एक परमाणु में क्या हो? समान हो। जिसमें समान होता है वो परमाणु कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, जिनमें प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है वो कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। सीधी सी बात है ना, न्यूट्रल ही होंगे। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, दोनों बराबर हो जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? वो एटम न्यूट्रल हो जाएगा ना, है ना। लेकिन हर एक परमाणु में न्यूट्रल स्टेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन में ऐसा होता है। यहाँ पर पूछा गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के परमाणु में परमाणु क्रमांक 8 होता है, उसमें 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये न्यूट्रल स्टेट में होता है। ठीक है,
तो हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। लेकिन सारे ही परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ न्यूट्रल एटम में ही दोनों की संख्या बराबर होती है। तो परमाणु क्रमांक किससे मापा जाता है फिर, जिनमें अलग अलग होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या से उसका परमाणु क्रमांक डिसाइड किया जाता है। याद रहेगा ये चीज, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन का पूछा गया तो ऑक्सीजन न्यूट्रल है, दोनों में बराबर संख्या होती है, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट सही होगा। तो बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल, एटम, मैटर, इनसे रिलेटेड, तो आज हम सिर्फ इन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनसे जितने तरीके से सवाल बन सकते हैं, जहां जहां से जो सवाल पूछे जा सकते हैं, हम सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मुझे पता है कि साइंस की पढ़ाई आप सब साल भर नहीं करते, ठीक है, ये आप एग्जाम के पहले के लिए बचा के रखते हैं। और साइंस जो है वही आपके कट ऑफ में हेल्प करता है, क्योंकि ये सब छोड़ देते हैं इन जनरल, है ना। एक तो कुछ साइंस वाले होते भी नहीं, तो मैं यही कहूंगी आप चाहे साइंस वाले हो या ना हो, साइंस के क्वेश्चन जरूर लगाइए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ताकि एग्जाम में आप कट ऑफ से ऊपर ही जाए हमेशा, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या है, H2SO4, HSO4, H2S या फिर H2SO3। तो क्या हो जाएगा, H2SO4। ये बहुत पूछा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है यही जब एसिड रेन होता है, अम्ल वर्षा, तो सल्फ्यूरिक एसिड ही क्या होता है, अम्ल वर्षा के रूप में गिरता है पानी के साथ, H2SO4 और साथ में HNO3, नाइट्रिक एसिड। याद रखिएगा, इसको आपने क्या कहा, नाइट्रिक एसिड कहा, और इसे आपने क्या कहा, सल्फ्यूरिक एसिड कहा। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला। और HCl क्या होता है, HCl किसका फॉर्मूला होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच बॉन्ड होल्ड्स द एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। किसी अणु में परमाणुओं को कौन सा बंधन जोड़ के रखता है, आयनिक बंध। आयनिक बंध कब होता है, आयंस के बीच में, यानी कि जब एक कोई, जैसे कि आपका सोडियम का परमाणु है और क्लोरीन का परमाणु है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसके पास एक एक्स्ट्रा होता है, इसके पास एक की कमी होती है, इसका परमाणु क्रमांक 17, ठीक है। तो ये अपना एक एक्स्ट्रा दे देता है क्लोरीन को और बना लेता है NaCl, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, आपस में लेन देन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग पाई जाती है, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। फिर होता है आपका धात्विक बंध। तो धातु जो होते हैं आपके मेटल्स, इनमें इलेक्ट्रॉन C पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये इलेक्ट्रॉन C जब अट्रैक्शन बना के रखते हैं अदर मेटल जो एटम होते हैं उनके बीच में, तब बनता है धात्विक बंध। तो धातुओं के बीच में बनता है धात्विक बंध। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन का एटम होता है इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव अदर एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन, इनसे जब ये मिलते हैं, इनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन के पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जब अट्रैक्ट होते हैं, तब ये एक बॉन्ड बनाते हैं, और इसी बॉन्ड को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा सहसंयोजक बंध, जो कि इस सवाल का जवाब भी है, ठीक है। जैसे आप क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। किसी अणु में परमाणुओं को कौन सा बंधन जोड़ के रखता है, कोवेलेंट बॉन्ड एक टाइप का इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है ना। जब एक जो परमाणु होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु यानी दूसरे एटम के साथ में शेयर करता है, देता नहीं है उसको और ना ही लेता है, सिर्फ शेयर करता है, भागीदारी दिखाता है, ठीक है, शेयर करता है, तब उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड। और अणु में परमाणुओं को यही बंधन जो है वो आपस में जोड़ के रखता है। जैसे कि मीथेन CH4, मीथेन का एक अणु है ये CH4, इसमें कार्बन एक परमाणु है और हाइड्रोजन परमाणु है। तो कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में कैसा बंध होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्डिंग हुई है यहाँ पर, ये कैसी बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो कोवेलेंट बॉन्ड अणु में
परमाणुओं को जोड़ कर रखता है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये बॉन्डिंग समझ में आई सारे टाइप की और क्लियर होती जा रही हैं चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। चूज द करेक्ट वन। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर फॉर्म अ न्यूक्लियस। पहले तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित कण है? हमेशा हमने इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से शो किया है ना, तो नेगेटिव तो है, तो पहला स्टेटमेंट तो नो डाउट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर फॉर्म अ न्यूक्लियस। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एक परमाणु है, परमाणु का एक नाभिक है, नाभिक के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है और कुछ ऐसे आपको अंदर पार्टिकल्स मिलेंगे जो कि कैसे हैं? विदाउट एनी चार्ज, है ना, इन पर कोई भी प्रकार का चार्ज मौजूद नहीं है, न्यूट्रल है ये। तो नाभिक के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। क्या सही है? नहीं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये बाहरी कोश में इस तरीके से क्लाउड फॉर्म करके इधर उधर घूमते रहते हैं, नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। चौथा स्टेटमेंट, द न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज द मेजर वॉल्यूम ऑफ एन एटम। नहीं, मेजर वॉल्यूम नहीं ऑक्यूपाई करता है नाभिक का। हाँ, द्रव्यमान ज्यादा होता है नाभिक का पूरे एटम में, लेकिन मेजर वॉल्यूम ये कैरी नहीं करता है। खाली स्पेस पाया जाता है किसमें? किसी भी एटम के अंदर में। नाभिक तो एक छोटा सा जगह लेता है, बहुत छोटा होता है किसी एटम का नाभिक। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। अगर आपको चौथा पता नहीं भी है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर तीसरा ही रॉन्ग हो गया तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहला ए में दिया गया है सिर्फ एक, दूसरे में बी में दिया गया है 1 और 2, फिर तीसरे में 1 2 3 दिया गया है और चौथे में तो 1 2 3 4, तो तीसरा तो गलत है, तो ये दोनों तो गलत ही हो जाएंगे। बी इसका आंसर आएगा, है ना। चलिए, तो हमारे स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट। परमाणु अधिकतर रिक्त स्थान खाली जगह होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बात कही। एक कोई परमाणु है, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव और न्यूट्रल पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहरी एरिया में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाकर घूम रहे हैं चारों तरफ। तो जो बीच आपको स्पेस, न्यूक्लियस क्या है? एक पूरे एटम के अंदर न्यूक्लियस बहुत छोटी सी जगह घेरते हैं। द्रव्यमान ज्यादा होता है परंतु जगह बहुत छोटी घेरते हैं, बहुत छोटे होते हैं नाभिक। तो नाभिक के अलावा जो बचा हुआ जगह है वो खाली रहता है, क्योंकि बाहरी कोश में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, अंदर नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाकी जगह खाली। तो ये एक खाली स्पेस है, ऐसा कहा जाता है साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, परमाणु में खाली जगह होता है, अधिकतर रिक्त स्थान होता है। ठीक है, एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नाभिक का आकार क्या होता है? परमाणु पूरा एक परमाणु है जिसमें ज्यादातर खाली स्पेस होता है और बहुत छोटा नाभिक होता है जिसे आप देख ही नहीं सकते, इवन माइक्रोस्कोप से भी इसे नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो नाभिक का आकार क्या होता है? बहुत छोटा होता है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा कथन सही है? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। रदरफोर्ड का मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता है। चलिए, रदरफोर्ड कौन है? थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं क्या हुआ है, प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या है। रदरफोर्ड आपके एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1909 में। इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। क्या है, कौन सा एक्सपेरिमेंट है? रदरफोर्ड द्वारा किया गया 1909 में गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है इसमें इसी में पता लगाया गया प्रोटॉन के विषय में कि किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 1911 में इन्होंने किसकी खोज की? न्यूक्लियस या फिर नाभिक की खोज की।
ठीक है, कि किसी भी एटम में नाभिक होते हैं और नाभिक में ही क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स, समझते हैं थोड़ा, एक गोल्ड फॉइल लिया इन्होंने, गोल्ड फॉइल पर बॉम्बार्डिंग कराई किसकी, अल्फा पार्टिकल की। ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज थे और जैसे ही अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई गई गोल्ड फॉइल के ऊपर, इसमें जो अल्फा पार्टिकल्स थे कुछ सीधे निकल गए, कुछ जो है वो बहुत ज्यादा तिरछे मुड़ गए। इनसे ये पता चला कि किसी भी एटम के अंदर ये जो है जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो जब क्या हुए, मुड़ गए, है ना, गोल्ड फॉइल के अंदर, तब ये पता चला कि सेंटर में क्या मौजूद है, इसमें प्रोटॉन मौजूद है। ठीक है, क्या मौजूद है, प्रोटॉन मौजूद है, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज थे और ये रिपेल हो गए, कुछ तो वापस लौट गए, कुछ क्या हो गए, मुड़ गए। तो जब मुड़े तो ये पता चला कि इसमें क्या मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, और इन्हीं पॉजिटिव चार्ज को क्या कहा गया, प्रोटॉन कहा गया। ठीक है, बाद में ये पता लगाया गया कि ये प्रोटॉन कहाँ स्थित हैं, बिल्कुल सेंटर में स्थित हैं, जिन्हें ही क्या कहा जाने लगा, न्यूक्लियस कहा जाने लगा। तो रदरफोर्ड ने बिल्कुल नाभिक की खोज की, और रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहला रहा है, प्लम पुडिंग मॉडल नहीं कहला रहा है, अभी हमने कहा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहलाता है। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया है, थॉमसन ने दिया है। हाँ जी, ये वही थॉमसन है, जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। कब की थी, 1897 में। लेकिन इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल कब दिया था, 1904 में दिया था। किसने, जे थॉमसन ने। तो प्लम पुडिंग मॉडल किसका है, जे थॉमसन का है। और रदरफोर्ड का कौन सा एक्सपेरिमेंट है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। नाभिक की खोज भी किसने की है, रदरफोर्ड ने की है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की है। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। चैडविक ने ये बताया कि न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्या हुआ कि मास जो है पूरे एटम का वो मैच नहीं कर रहा था। तो ये पता चला कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं, कुछ और पार्टिकल्स भी मौजूद है जिनपे कोई चार्ज नहीं है। तो ये पता चला कि वो क्या है, न्यूट्रॉन है, जिन पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसकी वजह से मास जो है पूरे एटम का वो अफेक्ट हो रहा है। तो उनको क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन नाम दिया। किसने, चैडविक ने। ठीक है, चलिए, तो प्लम पुडिंग मॉडल में क्या हुआ, प्लम पुडिंग मॉडल जो है बेसिकली इसमें भी ये जो है आपका प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन ने ही दिया था, और इसमें आपका पुडिंग कहा गया, पुडिंग कहा गया इन्होंने प्रोटॉन को, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज थे, है ना, और इन्होंने प्लम कहा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया जैसे चॉकलेट केक होता है, चॉकलेट केक के ऊपर छोटे छोटे चॉकलेट के क्रस्ट जो है वो डाल देते हैं, उसी तरीके से एक पुडिंग है ना, एटम है, उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें प्रोटॉन मौजूद है, और उसके ऊपर छोटे छोटे चॉकलेट के क्रस्ट डाल दिए आपने, प्लम, छोटे छोटे चॉकलेट के क्रस्ट, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन उस एटम में क्या हो रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ये मॉडल किसने दिया, जे थॉमसन ने। ठीक है, लेकिन नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने, और प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा हुई, रदरफोर्ड के द्वारा, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो इन चीजों को ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, प्लम पुडिंग मॉडल रदरफोर्ड का नहीं है, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। तो हमारा स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट है, ओनली ए जो है ऑप्शन सही है, ओनली 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला, थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में जड़े हुए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, एक केक है, केक में चॉकलेट के क्रस्ट है, उसी तरीके से क्या है, धनावेश है न्यूक्लियस में, और उसी धनावेश के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चॉकलेट के क्रस्ट की तरफ बिखरे हुए हैं। तो ये वही बात की गई, थॉमसन ने यही प्रस्तावित किया प्लम पुडिंग मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में इधर उधर जड़े हुए हैं चारों तरफ। तो बिल्कुल सही है। फिर थॉमसन का मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। अभी हमने पढ़ा प्लम पुडिंग मॉडल किसका है, थॉमसन का है। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही, ऑप्शन सी, विच इज करेक्ट। कौन सा सही है, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है ना, आपके अलग अलग शेल होते हैं, के एल एम, ऐसे अलग अलग शेल होते हैं, है ना, और हर एक शेल इस तरीके से अलग अलग शेल में अलग अलग
ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो हर एक ही शेल में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। लेकिन ये जो कथन है ये इन जनरल सही है, लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अलग अलग ऑर्बिट्स एसपीडीएफ इसमें अलग अलग भी देखी जाती है। परंतु इन जनरल अगर हम शेल्स को आपस में कंपेयर करें कि के सेल से एल शेल और एल शेल से एम शेल, तो इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी होती है, समान होती है। के में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी ऊर्जा एक जैसी होगी, एल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी ऊर्जा एक जैसी होगी। तो हमारा स्टेटमेंट पहला क्या है, सही है। ऊपरी शेल के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कम होती नहीं, उल्टा होता है। ऊपरी शेल के इलेक्ट्रॉन में ज्यादा ऊर्जा होगी निचली शेल के इलेक्ट्रॉन से, है ना। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर ओनली 1। ठीक है, ये केएलएम शेल, इसमें ऑर्बिट्स होंगे, फिर सब सेल्स बोल सकते हैं जैसे एसपीडीएफ। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में। ठीक है, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट। ठीक है, आपको इसमें से पढ़ना है और सही चुनना है। परमाणु का आकार नैनोमीटर में मापा जाता है, बिल्कुल सही। हर एक परमाणु का आकार किस में मापा जाता है, नैनोमीटर में मापा जाता है। नैनोमीटर में उसके आकार को मापते हैं। परमाणु इतना छोटा होता है कि इन जनरल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है। तो आप देख ही रहे हैं, नैनोमीटर बहुत छोटा, इसकी आकृति बहुत छोटी होती है। ठीक है, 0.1 नैनोमीटर, इतना छोटा होता है ये। ठीक है, परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं और अत्यधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शियों से भी नहीं दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही। ये जो एटम्स होते हैं, है ना, ये एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं और कैन नॉट बी सीन इवन विद पावरफुल माइक्रोस्कोप। बहुत ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी आप इन्हें नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल सही है। तो बोथ आर करेक्ट, 1 और 2। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। एजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन हमको दिख रहा है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर जो होते हैं बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं, बिल्कुल सही। मैटर यानी कि पदार्थ, पदार्थ जो होते हैं वो आपके बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक मिक्सचर होता है। ठीक है, तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं। एजर्शन सही है। दिस पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, बिल्कुल सही। ये कण जो है वो निरंतर गति करते रहते हैं। कैसे, अब पदार्थ 3 तरीके से बोल सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो गैस में ये कण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं और फास्ट मूव करते रहते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं। ठीक है, लिक्विड में अपेक्षाकृत कम मूव करते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या करते रहते हैं, उसमें भी मूव करते रहते हैं। अब आप कहेंगे ठोस में तो मूव नहीं करते, तो आप पदार्थ में मूव करते हैं, ऐसा कैसे लिख सकते हैं, नहीं, ठोस में भी इनमें कंपन होते रहता है। हाँ, ये ठोस में जो होते हैं वो अरेंज फॉर्म में होते हैं, पैक होते हैं टाइटली, बट उनमें भी वाइब्रेशन होते रहता है, कंपन होते रहता है। तो पदार्थ में कण कैसी अवस्था में होते हैं, गत्या अवस्था में होते हैं, मोशन के फॉर्म में होते हैं। तो बिल्कुल सही, एजर्शन और रीजन दोनों सही है। और एजर्शन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है रीजन को, सॉरी, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है एजर्शन को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अगले सवाल में। गैसों में डिफ्यूजन द्रवों की अपेक्षा अधिक तेज होता है। पहले तो समझेंगे डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन या विसरण, प्रसरण कहते हैं जिसे, या फिर विसरण कहते हैं आप। डिफ्यूजन क्या होता है, कणों का हाई कंसंट्रेशन से यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता यानी कि लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना। ठीक है, ये रैंडम थर्मल प्रोसेस है। कैसे, जो आपके पार्टिकल्स हैं ये हाई कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से लोअर सांद्रता यानी कि लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं ये पार्टिकल्स, जब तक कि कंसंट्रेशन बैलेंस ना हो जाए। हाई कंसंट्रेशन कब, हाई कंसंट्रेशन कहने का मतलब जब कोई पदार्थ बहुत गाढ़ा है, यानी कि उस पूरे पदार्थ में कणों की संख्या बहुत ज्यादा है, तब ये कण किस ओर मूव करते हैं, जहां पर कणों की संख्या कम है, लो कंसंट्रेशन की ओर। ठीक है, इसे ही आप क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूज, जैसे कि आप कमरे में एक परफ्यूम, अपने ऊपर जो परफ्यूम छिड़कते हैं, तो परफ्यूम की बोतल से जहां पर हाई कंसंट्रेशन होता है, उस परफ्यूम के पार्टिकल्स का वो लो कंसंट्रेशन की ओर यानी कि आपके आसपास क्या होने लगते हैं, फैलने लगते हैं। और तब तक फैलते हैं जब तक कि वो खुशबू पूरी तरीके से ना फैल जाए।
है ना। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के ही द्वारा होता है परफ्यूम के बॉटल से परफ्यूम का बाहर निकलना, तो इसे ही क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि डिफ्यूजन फास्ट होता है गैसों में। क्यों? बहुत सारे रीजन है। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में इतना बंधे हुए नहीं होते, दूर दूर होते हैं, है ना, तो आसानी से फैल जाते हैं। फिर गैसों में डेंसिटी भी कम होती है, घनापन कम होता है, तो घनापन कम होगा, पार्टिकल दूर दूर होंगे, मूव ज्यादा करेंगे, फैलेंगे ज्यादा। फिर इनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स भी कम होता है, अंतराण्विक बल जिसे आप कहते हैं, किनके बीच में, गैस के कणों के बीच में। तो गैस के जो कण होते हैं इनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम होने के कारण इनके जो कण होते हैं वो आपसी इतने खिंचे हुए नहीं होते, उस फोर्स के कारण आपस में ये इतने खिंचे हुए नहीं होते, एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं। तो जब ये एक दूसरे से इतनी आसानी से दूर जा सकते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड, तो ये क्या होंगे, आसानी से विसरित हो जाते हैं, यानी कि डिफ्यूजन में फास्ट होता है। सही है असर्शन। रीजन क्या कहता है, गैस पार्टिकल्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एंड मूव फ्रीली। गैस के कणों में अधिक गतिज ऊर्जा होती है और वे स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। जो गैस के कण होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गति के कारण जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा होती है। तो गैस के कण में गतिज ऊर्जा ज्यादा, वो ज्यादा मूव कर पा रहे हैं, है ना, और थोड़ा भी टेम्परेचर दे दो वो फास्ट मूव करेंगे यहाँ से वहां, तो गतिज ऊर्जा ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी, इसलिए वो इजिली मूव कर पाते हैं। असर्शन रीजन दोनों सही है, हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। विच आर नॉट करेक्ट। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। एयर क्या है भाई, गैस फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल का मिक्सचर है, ना कि सॉलिड फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल का। ओके, तो ये तो ऐसे ही गलत। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, द कंपोनेंट्स ऑफ एयर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये भी गलत है। जो एयर के कंपोनेंट होते हैं, एयर में तो बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे कि वाटर वेपर है, CO2 है, नाइट्रोजन है, इसके अलावा ऑक्सीजन है एंड अदर गैसेस भी है। ठीक है, तो इतने सारे गैसेस हैं। अब इनसे आपको किसी एक गैस को प्राप्त करना है, मान लो ऑक्सीजन प्राप्त करना है, तो आप कौन सी विधि अपनाएंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सबसे पहले वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड को पहले ही अलग कर दिया जाता है। अलग करने के बाद एयर को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाता है, इतना कंप्रेस कि वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए। लिक्विड फॉर्म में जब वो चेंज होता है तो फ्रैक्शनल कॉलम में इसको डाल दिया जाता है। उसके बाद फिर अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है इस लिक्विड में, और अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर अलग अलग गैसों को प्राप्त कर लिया जाता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एयर के कंपोनेंट अलग होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारे, सही नहीं है। और प्रश्न में क्या पूछा गया है, सही नहीं है। इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है, इसमें सही है नहीं पूछा गया। हम इतनी देर तक सही है वाला सॉल्व कर रहे थे, तो उसी फ्लो में आप सही है ना लगा दे, सही नहीं है। तो दोनों ही सही नहीं, तो क्या आ जाएगा आंसर, बोथ 1 एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैप वाटर कंटेन्स डिसॉल्व्ड मिनरल्स, व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस इट इज इट। नल के जल में घुले हुए खनिज पाए जाते किस प्रकार का पदार्थ है। अब खनिज क्या क्या होंगे, कैल्शियम होंगे, मैग्नीशियम होंगे, सोडियम होंगे, आयरन होगा, है ना, इसके अलावा अदर्स और भी बहुत सारे आपके क्या हो सकते हैं, इनके अलावा और भी अलग अलग टाइप के मिनरल्स हो सकते हैं, खनिज हो सकते हैं, पदार्थ हो सकते हैं। तो ये सब जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, मिश्रण बनाएंगे, मिक्सचर बनाएंगे। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट तत्व हैं तो यौगिक। तत्व क्या होते हैं, तत्व ऐसे आप तत्व ऐसे आपके कण बोल सकते, कणों का समूह हो सकता है जो कि क्या हो सकते हैं, जिन्हें आप और विभाजित नहीं कर सकते और डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। फिर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के तत्वों से जब मिलकर बनता है तो आप उसको क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मिश्रण है इतने अलग अलग टाइप के तत्वों का। ठीक है, और अणु क्या है, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रण है। टैप वाटर में जो घुले हुए खनिज हैं वो क्या है, मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन वाला। असर्शन कहता है टेम्परेचर अफेक्ट द स्पीड ऑफ पार्टिकल। स्पीड ऑफ पार्टिकल को तापमान जो है वो प्रभावित करता है, बिल्कुल सही। तापमान अगर आप बढ़ा दें तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। भाई तापमान क्या है, ऊर्जा है। आप ऊर्जा क्या कर रहे हैं,
कणों को दे रहे हैं। तो कणों में क्या आ रहा है, मोशन, गतिज ऊर्जा आ रही, काइनेटिक एनर्जी, और उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से कण जो है वो गति करेंगे। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा गतिज ऊर्जा और उतनी ही ज्यादा कणों में गति। तो हमारा एजर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन क्या कहता है, ऑन हीटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, गर्म करने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अभी यही बात है कि भाई जैसे ही आप टेम्परेचर देंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है, क्योंकि तापमान क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, आपने उस ऊर्जा को टेम्परेचर के द्वारा कणों में ट्रांसफर कर दिया और कणों में जो मोशन की वजह से एनर्जी आई उसी को आपने क्या कहा, गतिज ऊर्जा कहा। गति के कारण ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा की वजह से वो इधर उधर फास्ट मूव करने लगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट एजर्शन और रीजन दोनों ही सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगेन एजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। एजर्शन कहता है इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन, वाष्पीकरण सतही घटना है। रीजन कहता है ओनली पार्टिकल्स एट द सरफेस कैन एस्केप फ्रॉम टू फॉर्म वेपर, यानी कि केवल सतह के कण ही वाष्प बनकर बाहर निकल सकते हैं। वाष्पीकरण एक सतही घटना होती है अगर टेम्परेचर नॉर्मल है और प्रेशर कम है, या टेम्परेचर कम है मतलब रूम टेम्परेचर मान सकते हैं, उस पर अगर वाष्पीकरण हो रही तो सतह से वाष्पीकरण होगा, क्योंकि जो हीट है वो अंदर तक नहीं जाएगी और सतह पर मॉलिक्यूल जो है वो अंदर की अपेक्षा क्या होंगे, कम बंधे हुए होंगे। भाई सतह पर तो एक और बॉन्ड कम होगा ना, अब अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे वो चारों तरफ के बॉन्ड से बंधे हुए होंगे, लेकिन सतह पर एक तरफ खुला होगा। तो बाहर निकलना एज कंपेयर टू अंदर के मामले में क्या होगा, इजी होगा। तो सतह से क्या होगा, वाष्पीकरण आसानी से होता है। तो वाष्पीकरण वैसे तो नॉर्मल टेम्परेचर या प्रेशर, कम प्रेशर या टेम्परेचर की बात करें तो सतही घटना है। वाष्पीकरण क्या है, सतही घटना है, और सतह के कण ही वाष्प बनकर बाहर निकलते हैं। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, हाई टेम्परेचर दे दिया जाए, प्रेशर लो दे दिया जाए, तब उस कंडीशन में सतह से ही नहीं जबकि अंदर के मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, वाष्पीकृत होकर बाहर निकल जाएंगे। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात करें तो सतही घटना है। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, वाष्पीकरण क्या होता है समझ रहे हो ना, टेम्परेचर आपने दिया, ठीक है, टेम्परेचर देने की वजह से किसी भी पदार्थ में जो मॉलिक्यूल होंगे वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, गैस फॉर्म में चेंज होने लगेंगे और वाष्पीकृत होकर गैस बनकर उड़ जाएंगे वायुमंडल में। ठीक है, उसकी मात्रा में कमी हमको देखने को मिलेगी। जैसे जल को आप लगातार धूप में रखिए तो धूप में क्या हो जाएगा, जल का वाष्पीकरण हो जाएगा और वाष्पीकरण होकर जल के अणु जो है वो गैस बनकर वातावरण में या वायुमंडल में चले जाते हैं। इस घटना को हम वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, और संघनन क्या होता है, संघनन या कंडेंसेशन वाष्प का ठंडा होना और वाष्प से लिक्विड फॉर्म में चेंज होना ठंडा होकर, इसको कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं। और वाष्पीकरण और संघनन के द्वारा ही रेनफॉल होता है, वर्षा होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुगर डिसॉल्व इन टी बट कैन बी रिकवर्ड बाय इवेपोरेशन, विच प्रॉपर्टी इज दिस। चीनी चाय में घुल जाती है लेकिन वाष्पीकरण द्वारा पुनः प्राप्त की जाती, कौन सी प्रकृति है? क्या भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक, यौगिक का निर्माण हो रहा है या परमाणु का निर्माण हो रहा है? परमाणु का निर्माण तो असंभव, आ ही नहीं सकता। भाई चीनी अपने आप में शुगर है, मतलब कि शुगर फॉर्म में है, शर्करा है और साथ ही साथ जल होगा। ठीक है, चीनी चाय में घुलेगी तो जल है उसमें, फिर चाय की पत्ती है, तो परमाणु का निर्माण कहाँ से होगा? परमाणु तो एक सिंगल आपका एटम होता है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर यौगिक का निर्माण भी नहीं होगा। रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन, इन दोनों में थोड़ा आपको 50-50 वाला कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब हमको समझना होगा रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होते क्या है। तो भौतिक परिवर्तन हम उस प्रकार के परिवर्तन को कहेंगे जिसमें केवल स्टेट बदले, अवस्था बदले, रंग बदले, आकार बदल जाए, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक कहते हैं, यानी कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में परिवर्तन देखने को मिले। और रासायनिक परिवर्तन हम किसे कहेंगे? जब उस अभिक्रिया के द्वारा कोई नया पदार्थ आपको प्राप्त हो जिसका अपना एक अलग केमिकल प्रॉपर्टी हो, उसका केमिकल कंपोजिशन बदल जाए, रासायनिक संघटन बदल जाए, तो हम उस घटना को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो जब आप चाय में चीनी डालते हैं
तो कोई ऐसा होता है कि कंपोजिशन ही बदल जाए, अब शक्कर शक्कर नहीं रहा, कुछ और बन गया, नहीं, चीनी तो चीनी ही रहती है। आप अगर उसको वाष्पीकृत करोगे तो चीनी जो है वो क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। तो चीनी तो चीनी ही रहेगी, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। चीनी डाला तो चाय तो मीठी बनेगी, चीनी पहले भी मीठी थी, चाय भी मीठी बनेगी। तो केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ है। चीनी जो है वो सॉलिड फॉर्म में थी, घुलकर लिक्विड फॉर्म में बदल गई, है ना। तो भौतिक परिवर्तन क्या होगा, ये भौतिक परिवर्तन होगा। केमिकल चेंज हम तब कहेंगे जब उसके केमिकल कंपोजिशन में बदलाव हो, रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स सोडा एस्केप्स एज बबल, व्हाट डज दिस शोज। सोडा से कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, क्या दर्शाता है। आप सोडा वगैरह पीते होंगे तो आप देखते होंगे सोडा की जो बोतल होती है टाइटली बंधी हुई होती है, जब आप उसे खोलते हैं तो अंदर से कुछ झाग या बुलबुले निकलते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वाटर के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ में उसमें दबाव डाल के उसमें डाल दिया जाता है। हाई प्रेशर के साथ दबाव डाल के कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें यूज किया जाता है और इस तरीके से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है वो बनाए जाते हैं, सोडा जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो जब आप जैसे ही सोडा की बोतल खोलते हो बुलबुले या झाग जो है वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि प्रेशर जो जैसे ही आपने क्या किया, ढक्कन खोला, प्रेशर कम हो गया और प्रेशर कम होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बुलबुलों के रूप में बाहर आने लगती है। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, उस सोडा के अंदर वो क्या होने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। प्रेशर कम होने की वजह से यहां से वहां मूव करने लगते हैं, गतिशील हो जाते हैं और गतिशील अवस्था में ही रहते हैं। लेकिन आपने क्या किया है, बहुत हाई प्रेशर से उसको दबाव के साथ में उस बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डाला हुआ है, तो अणु जो है वो गतिशील अवस्था में आ जाते हैं गैस के। इसी वजह से क्या होता है, बुलबुलों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड सोडा की बोतल से बाहर निकलती है जब आप ढक्कन खोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, ज्यादातर इस टाइप के केमिस्ट्री फिजिक्स से सवाल देखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट एजर्शन रीजन वाला सवाल है, आ जाते हैं। प्लाज्मा इज कंसिडर्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पदार्थ की कितनी अवस्था आप जानते हैं, 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 अवस्था आपको पता है पदार्थ की होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन पदार्थ की एक चौथी अवस्था भी होती है जिसे आप क्या कहते हैं, प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या है, रक्त वाले प्लाज्मा की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पदार्थ की अवस्था की बात कर रहे हैं। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है, एजर्शन सही है। प्लाज्मा अत्यधिक निम्न ताप पर बनता है, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हम समझेंगे क्यों नहीं है। सॉलिड जो होता है, आपने कुछ टेम्परेचर दिया, लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ, लिक्विड को टेम्परेचर दिया, गैस फॉर्म में चेंज हुआ। अब गैस को बहुत ज्यादा जब आप टेम्परेचर देते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, हजारों से लाखों डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर, ठीक है, जब आप इतना ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो उसमें अणु और परमाणु जो है वो क्या करते हैं, बहुत एनर्जी के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉन जिस बॉन्ड के साथ में बंधा होता है उसको छोड़कर बाहर चला जाता है, जिससे वो गैस जो है वो पूरी तरीके से आयनाइज्ड हो जाता है, पूरी तरीके से आयनित हो जाता है, और जो हमको फॉर्म मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा एक चौथी स्टेट होती है जो कि गैस को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देने पर बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया निम्न ताप पर, तो इसीलिए ये रीजन रॉन्ग हो जाएगा हमारा। सिर्फ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। प्लाज्मा जो है वो लो टेम्परेचर पर नहीं बल्कि वेरी हाई टेम्परेचर पे बनता है। ठीक है, उतना टेम्परेचर जो सूर्य में मौजूद है, उसकी कोर में मौजूद है, कोरोना में मौजूद है, उतना टेम्परेचर जो लाइटनिंग या बिजली वगैरह चमकता है उस टाइम पे जनरेट होती है, इतनी हाई टेम्परेचर पर प्लाज्मा बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगेन एजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी पदार्थ का घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है, सही। डेंसिटी या घनत्व क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम।
कि किसी पदार्थ के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना द्रव्यमान मौजूद है वही उसकी डेंसिटी। जितना ज्यादा वॉल्यूम उतनी कम डेंसिटी, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा डेंसिटी। तो मास ज्यादा होगा पर यूनिट वॉल्यूम में, डेंसिटी ज्यादा होगी। मास कम होगा पर यूनिट वॉल्यूम में, डेंसिटी कम होगी। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। तो बिल्कुल सही है हमारा एजर्शन कि किसी पदार्थ का घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास मौजूद है वही उसका घनत्व कहलाता है। ठीक है, कि कितना घना है वो, है ना, कितना घना है, छोटी सी छोटी जगह में कितने सारे उसके जो कण है वो भरे हुए हैं, कितना घना है ना। रीजन, घनत्व कणों के स्वभाव और उसके सघन, कितने सघन रूप से भरे हुए होने पर निर्भर करता है। डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स एंड हाउ टाइटली दे आर पैक्ड, कितने घने रूप से वो भरे हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही, एजर्शन रीजन दोनों ही सही है और रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है एजर्शन को। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आइस मेल्ट्स इन अ ग्लास ऑफ वाटर व्हिच इज ट्रू, जब ग्लास में बर्फ पिघलती है तो कौन सा कथन सही होता है उस कंडीशन में। ये एक भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही। अभी मैंने आपको बताया भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जहां अवस्था में, स्टेट में, कलर में, साइज में, शेप में कोई परिवर्तन आए, यानी कि जो भी भौतिक परिवर्तन आते हैं उन सभी को हम भौतिक, जो भी पदार्थ के भौतिक चेंज हमको दिखाई देता है उसी को हम भौतिक परिवर्तन कह रहे हैं। तो गिलास में पहले बर्फ था, बर्फ सॉलिड स्टेट में था, पिघल गया, वाटर बन गया, लिक्विड स्टेट में आ गया, तो अवस्था में चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन। बर्फ के अणु परमाणुओं में टूट जाते हैं, इसीलिए क्या वो पानी बन जाता है? नहीं, बर्फ तो अभी भी पानी ही है। जब बर्फ, यह है आइस और यह है वाटर, तो जब ये बर्फ था तब भी ये H2O था और जब पानी बना तब भी H2O है। तो बर्फ के अणु परमाणुओं में नहीं टूटते हैं, बस अवस्था में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो परमाणुओं में टूटते नहीं है। अणु जो है वो अभी भी H2O था, आइस में भी और इसमें भी अभी भी अणु H2O ही है। तो हमारा सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स प्रोड्यूसेस CO2 एंड H2O, दिस इज। मोमबत्ती की मोम जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनते हैं, ये कौन सा परिवर्तन है? देखो यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, आंसर पहले बता देती हूँ। ये रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम पिघल रही है। मोम पहले क्या थी? सॉलिड फॉर्म में थी, पिघलकर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई। तो मोम क्या हो गई? उसकी अवस्था में परिवर्तन हमको देखने को मिला, शेप साइज चेंज हो गया। ठीक है, मोम हो सकता है कैंडल लंबी थी, पिघलकर क्या हो गई? बह गई। ठीक है, या उसने अपना शेप बदल लिया, आकार बदल लिया ठंडे होने के बाद। तो आप कहेंगे कि इसमें तो भौतिक परिवर्तन हो रहा है। नहीं, मोम यहां पर जल रही है। अगर क्वेश्चन में पिघल रही है ये कहता, ठीक है, तो पिघल रही कहता तब भौतिक परिवर्तन आता। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन रहा है। केमिकल इसका कंपोजिशन जो है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, हो सकता है जलने से पहले मोम केमिकली कुछ और थी, जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गई, तो केमिकल चेंज हमको दिखाई दे रहा है मोम के अंदर जलने पर। इसीलिए मोम क्या है? मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है, ना कि भौतिक। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही होगा। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एज कूलिंग गैस? रेफ्रिजरेटर में शीतलक गैस के रूप में किसका प्रयोग होता है? क्या ऑक्सीजन? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं। हाइड्रोजन? नहीं। आंसर अमोनिया है। बहुत आसान सवाल था, पूछा जाता है इस टाइप का सवाल। तो अमोनिया जो है ये कूलिंग गैस के रूप में यूज की जाती है। ठीक है, पुराने रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता था, उसके बाद इसको अमोनिया बहुत ज्यादा स्मेल करती है, गंदी स्मेल करती है, और रेफ्रिजरेटर में ज्यादातर खाने की वस्तुएं रखी जाती है, इसलिए अमोनिया से धीरे धीरे CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिप्लेस किया गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लीशन करने में सहायक होती है, ओजोन क्षरण के लिए सहायक होती है, इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन से HFC से रिप्लेस किया गया, और अब HFC को भी रिप्लेस करने की बात की जा रही है ओलापिन गैस से।
ठीक है, तो अमोनिया जो है ये क्या करती है, इसका हाई लेटेंट हीट होता है, गुप्त ऊष्मा इसकी बहुत हाई होती है और ये क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट पर बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। ये क्या करता एफिशिएंट होता है हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा जब इसको बॉईल किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद जब ये वेपर फॉर्म में चेंज होता है तो ये क्या करता है, आसपास में अपने सराउंडिंग को ठंडा कर देता है। लेटेंट हीट हाई होने की वजह से अपने सराउंडिंग को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। इसकी वजह से कूलिंग गैस के रूप में इसका यूज होता है, लेकिन होता था, है ना। अब के टाइम पे मैं बता रही हूँ कि अब जो नए रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं उनमें अमोनिया यूज नहीं होती क्योंकि इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर, आइस हैज लोअर डेंसिटी देन लिक्विड वाटर। देखो आइस जो होता है इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। अब आप बोलेंगे कि आइस तो सॉलिड फॉर्म में है तो डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। आइस जो होता है इसमें मास तो ज्यादा है, पार्टिकल पास पास है, परंतु इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण ये जो होता है ये लाइट वेटेड होता है क्योंकि ये ठंडा होता है और द्रव जल जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है, तो ये इसकी वजह से इस पर क्या करता है, फ्लोट करता है, तैरता है। ठीक है, ये ढीले रूप से भरे हुए होते हैं बर्फ में जल के अणु। ठीक है, इतने ज्यादा टाइटली ये पैक्ड नहीं होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारे, करेक्ट हैं, तो बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्ट ऑन आयरन फॉर्म्स ड्यू टू, लोहे पर जंग लगना किस कारण होता है। देखिए जंग का फॉर्मूला होता है 4Fe + 3O2 + 6H2O। ये फॉर्म करता है आपका 4FeOH थ्राइस, ये होता है रस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, तो रस्ट जो है इसमें हमको पहले तो आयरन था, अब आयरन के ऊपर ऑक्सीजन जल के अणु रिएक्शन किए और रिएक्शन करके इसके एक अलग प्रकार का कंपाउंड जो है इसके ऊपर परत के रूप में बना देते हैं। तो कंपोजिशन चेंज हो रहा है, पहले तो सिर्फ आयरन था, यहाँ पर आपको आयरन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बहुत टाइप के अलग अलग यौगिक दिखाई दे रहे हैं। तो रस्ट जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर अलग प्रकार का कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, इसके कंपोजिशन में बदलाव हो रहा है, इसीलिए एक टाइप का क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, प्रसरण डिफ्यूजन हमने पढ़ा, क्या होता है डिफ्यूजन, कणों का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना। फिर वाष्पीकरण क्या होता है, जो द्रव के अणु हैं ये टेम्परेचर लेकर गैस में परिवर्तित होते हैं और वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। भौतिक परिवर्तन स्टेट, कलर, साइज और शेप में जब चेंज आता है तो उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये कैसा हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो इस तरीके से हमारे मॉलिक्यूल, एटम और मैटर वाले चैप्टर से हमने 30 क्वेश्चन किए। अलग अलग जितने भी आपके साइट्स से जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं हमने सारे कवर करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आगे की वीडियोस केमिस्ट्री से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड और बायोलॉजी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड देखने के लिए आप लगातार 30 कदम वीडियो देखते रहिए। आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर साल भर साइंस नहीं पढ़ा, ये वीडियो देखते हैं, साइंस की पूरी तैयारी हो जाए। ठीक है, तो देखते रहिए आप आगे की वीडियोस, अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी देखिए। थैंक यू सो मच।